प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल ई कंटेंट लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हम अ, अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने संभववाद एवं निश्चयवाद की मानव भूगोल की जो उपागम थे उनके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा की। इस लेक्चर के अंदर हम नवनिश्चयवाद की उपागम या संकल्पना की के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नवनिश्चयवादी या नियो डिटर्मिनिस्ट उपागम जो है वह लेट मिडिल 20th सेंचुरी से लेकर लेट 20th सेंचुरी में धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके पीछे इस उपागम को पॉपुलर बनाने के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वह ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर महोदय का है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अपने अध्ययनों एवं अन्य भौगोलिक प्रदेशों के भी अलग अलग देशों में जो अध्ययन हुए उनके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष में उन्होंने यह कहा कि संभववादी भूगोलवेता या संभववाद से प्रेरित होकर विकास के जो नए उपागम या प्रयास विश्व के अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे हैं वे सभी प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। एवं उसका कारण उन्होंने यह बताया कि प्रकृति के द्वारा उपस्थित जो सीमाएं हैं या जो संभावनाएं हैं वे अनंत नहीं हैं। कहीं पर प्रकृति बहुत दयालु है, उसने बहुत सी संभावनाएं मानव समूह के सामने प्रस्तुत की है जिनका कि दोहन किया जा सकता है, परंतु बहुत से अन्य स्थानों पर प्रकृति इतनी दयालु या बाउंटीफुल नहीं है। उन्होंने बहुत सी सीमाएं लगा दी है प्रकृति ने, एवं मानव उन सीमाओं के पार नहीं जा सकता। और यदि वह जाने का प्रयास करेगा तो वह अपने संसाधन बेस या रिसोर्स बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा एवं विकास सतत नहीं रह पाएगा। ग्रिफिथ महोदय के लेखन के पीछे या उनके पर्यावरण निश्चयवादी संकल्पना को आगे बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वह था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलियन डेवलपर्स की पॉलिसी। 20वीं शताब्दी के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नए लोगों को बसाने का बहुत प्रयास किया। प्रारंभ 20वीं शताब्दी में लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट्स की वाइट ओनली इमिग्रेशन की पॉलिसी रही एवं में यूरोप एवं अमेरिका में बसे हुए वाइट प्रजाति के जो लोग हैं उनको वे ऑस्ट्रेलिया में लाकर बसाना चाहते थे एवं जो डेवलपर्स थे प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट के वे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यूरोप में और अमेरिका में एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते थे कि वहाँ पर जो भी आकर इन्वेस्ट करेगा उसको सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन मिलेगी जिस पे कि वे रेंचेस बना सकते हैं, जिस पे कि वे पशुपालन कर सकते हैं एवं पूरा का पूरा महाद्वीप खाली पड़ा है, आकर इसका दोहन करने की आवश्यकता है, तो वे बिजनेस को इनवाइट कर रहे थे। ग्रिफिथ महोदय ने अपने भौगोलिक अध्ययनों ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो किए उनके आधार पर उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा मरुस्थल है एवं वहाँ सदा बहने वाली नदियाँ भी नहीं हैं, जैसे कि भारत में हिमालय से निकलने वाली साल भर बहने वाली नदियाँ हैं। यानी नदियों का जल भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अधिकांश हिस्सा महाद्वीप का मरुस्थल है। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में तटीय प्रदेशों में छोड़कर यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो इंटीरियर है उस सारे के ऊपर पशुपालन, उदाहरण के लिए भेड़ पालन, गाय पालन या इस तरह के यदि प्रयास की डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का, रैंचिंग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो जल की प्राप्ति या खेती को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो जल की प्राप्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भूमिगत जल का दोहन करना नितांत आवश्यक होगा। एवं उन्होंने यह बताया कि यह भूमिगत जल इतनी अधिक मात्रा में नहीं है कि इसको खेती या पशुपालन के लिए इतना अधिक उपयोग किया जाए, और यदि किया जाएगा तो जल्द ही हम भूमिगत जल या अपने अन्य संसाधनों को समाप्त कर देंगे। और इस पॉलिसी का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इस विरोध के फलस्वरूप ग्रिफिथ टेलर महोदय के बहुत से विरोधी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में या ऑस्ट्रेलियन प्राइवेट डेवलपर्स में हो गए और ग्रिफिथ महोदय को, टेलर महोदय को अपना
देश ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भागना पड़ा एवं कनाडा में वे जाके बसे और लंबे समय तक वहाँ पर अध्यापन किए। परंतु ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी अथवा जो संभावनाएं उन्होंने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष निकाले थे, जल्द ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और वहाँ के डेवलपर्स को भी समझ में आने लगा कि वह उचित थे एवं ग्रिफिथ टेलर महोदय को कुछ दशक बाद पुनः ऑस्ट्रेलिया में आमंत्रित किया गया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट ऑनर्स भी दिए गए। तो यह तो टेलर महोदय के व्यक्तिगत जीवन या उनके अध्ययनों के बारे में बात हुई। टेलर महोदय ने संभववाद एवं निश्चयवाद के परे जाकर एक नई भौगोलिक अध्ययनों की जो संकल्पना प्रस्तुत की, उस संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। आप सभी लोग शहरों में रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि शहरों में यातायात के जो मार्ग हैं, प्रमुख सड़कें हैं, उनके ऊपर अक्सर भीड़ रहती है या दिन के कुछ समय जरूर भीड़ रहती है। उदाहरण के लिए सुबह में ऑफिस जाने का जो टाइम होगा उस समय सड़कों पर बहुत से वाहन आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। इसी तरह शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। ऐसे समय में जो बड़े चौराहे हैं जहां बहुत यातायात होता है, वहां पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स या ऑरेंज लाइट लगी रहती है। इन ट्रैफिक लाइटों का या वहाँ खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए एक दिशा से आने वाले ट्रैफिक को कुछ समय तक चलने देते हैं। कुछ मिनट पश्चात उस दिशा से आने वाले ट्रैफिक को रेड लाइट को ऑन करके रोक दिया जाता है एवं दूसरी दिशा से आने वाले ट्रैफिक को ऑन कर दिया जाता है। कुछ समय यह इस ट्रैफिक को चालू रहने दिया जाता है, फिर उसमें एक ऑरेंज बत्ती जलती है जो कि एक अन्य साइड से आने वाले लोगों के लिए इशारा होती है कि वे अब मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। ऑरेंज लाइट जलने के कुछ क्षण बाद वापस ग्रीन लाइट होगी और ट्रैफिक फ्लो उस डायरेक्शन से फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ट्रैफिक को नियंत्रित करने पर उसी सड़क से सारा का सारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहता है। यदि ऐसा नहीं होगा, सभी लोग एक दिशा अपना जल्दी ही उस सड़क को क्रॉस करने के लिए लेफ्ट से आने वाले, राइट से आने वाले, सामने ईस्ट से आने वाले, वेस्ट से आने वाले सभी लोग उस चौराहे को एक साथ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम लग जाएगा कुछ ही समय में एवं फिर कई घंटों तक यातायात वहाँ पर बाधित रहेगा। तो इसी उदाहरण को उन्होंने प्रकृति एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को समझने के लिए भी ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अंदर प्रकृति के द्वारा जो संसाधन, उदाहरण के लिए मिनरल संसाधन, जल संसाधन, खेती के लिए संसाधन, वर्षा इत्यादि जो संसाधन हैं, वो सब जगह एक जैसे नहीं मिलते। कहीं पर एक संसाधन बहुतायत में है, कहीं पर कुछ अन्य संसाधन बहुतायत में है एवं पृथ्वी पर कुछ फेवरेबल प्लेसेस ऐसी भी हैं जैसे कि फ्रांस, दक्षिणी यूरोप या अमेरिका महाद्वीप के बहुत से हिस्से या उत्तरी भारत का मैदानी प्रदेश अथवा भारत के जो तटीय प्रदेश अथवा चीन के तटीय प्रदेश, जहाँ पर की प्रकृति ने विपुल संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। यहाँ पर मानव अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा संसाधनों और अपने सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है, बजाय अपने संसाधन बेस को ख़त्म करे। परंतु कुछ अन्य स्थान जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय इलाका या जैसे कि राजस्थान का मरु प्रदेश, अरावली पर्वत के जो पश्चिम के अंदर जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रकृति ने उतनी विपुल संभावनाएं नहीं दी हैं। यहाँ पर जल की कमी है। यहाँ पर यदि सिंचित कृषि को लंबे समय चलाया जाएगा तो भूमिगत जल खत्म हो जाएगा एवं विकास सतत नहीं रह पाएगा, रिसोर्स बेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी तरह यदि जंगलों को निरंतर उनको काटते ही चले जाएंगे तो जंगल खत्म होने से बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा हनन होगा। एवं 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेके 21वीं शताब्दी के जो पहले 2 दशक बीते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध विकास की जो होड़ अलग अलग स्थानों पूरी पृथ्वी के देशों में लगी, उस होड़ के फलस्वरूप हमारे पास जैव विविधता के ह्रास का संकट, क्लाइमेट चेंज का संकट, ओजोन परत में छिद्र का संकट, बहुत से पृथ्वी के हिस्सों में भूमिगत जल समाप्त होने का संकट,
बहुत से क्षेत्रों में वनों के ख़त्म होने का संकट, बहुत से क्षेत्रों में समुद्रों के अंदर मछलियों के ख़त्म हो जाने के संकट और प्राकृतिक प्रदूषण के अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने बहुत से संकट आ गए हैं। एवं ये संकट जो आए हैं उनसे हमें यही सीख मिलती है, हमें यही समझने को मिलता है कि विकास के प्रति जो दृष्टिकोण मानव प्रजाति का होना चाहिए वह स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जो अवधारणा है उसके अनुरूप होना चाहिए। यानी हम सबसे पहले किसी एरिया की रिसोर्स बेस का अच्छी तरह से अध्ययन करें एवं समझें कि यहाँ विकास का कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे कि संसाधन बेस डिस्ट्रॉय नहीं हो। यह आज की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हों एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन भी निरंतर बने रहें। तो यह ग्रिफिथ टेलर महोदय की रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा थी, जिसमें कि उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच के जो अंतर संबंध हैं उनकी तुलना की, एक उदाहरण लेकर किसी एक चौराहे के ऊपर आने वाले ट्रैफिक से संबंध स्थापित करते हुए कि जिस तरह से ट्रैफिक लाइट्स के द्वारा ट्रैफिक के फ्लो को नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह मानव प्रजाति या हमारे जो प्लानर्स हैं, हमारे डेवलपर्स हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वे लोग भी अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस चीज़ का अध्ययन करें कि क्या किसी प्रदेश की ऊपर विकास की संभावनाएं हैं एवं किस तरह से उसका सर्वश्रेष्ठ दोहन किया जा सकता है। तो ये मानव भूगोल के अध्ययन के 3 उपागम हैं और इन 3 उपागमों के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रकृति और मानव के बीच के जो संबंध हैं उनका मीडिएशन हमेशा मानव के कल्चरल डेवलपमेंट के द्वारा हो रहा है, मानव समूहों के सामाजिक विकास के द्वारा, सांस्कृतिक विकास के द्वारा हो रहा है। जिस समूह का जितना अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है उनकी प्रौद्योगिकी उतनी ही उन्नत होती है। हम आज के दिन उदाहरण से देखते हैं कि शीत प्रदेशों में भी ग्रीन हाउस बनाकर साल भर खेती की जा सकती है। हमने ये देखा है कि मानव ने इतने अच्छे समुद्रों में चलने वाले जहाज़ बना लिए कि उन शिप्स के अंदर पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाना एयर ट्रेवल के द्वारा बहुत आसान हो गया है। पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी अथवा पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन करने के लिए मानव ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज दिए हैं जो कि पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। हम भूगर्भ के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर जाके अपने मिनरल संसाधन प्राप्त कर रहे हैं। बांध बनाकर नदियों का पानी शुष्क प्रदेशों में लाकर खेती को का फैलाव बहुत अधिक कर लिया गया है। हमारे शहर जो हैं वे बहुत विशाल एवं बहुत विकसित हो गए हैं। इसी प्रकार हमारे पत्तन बहुत डेवलप हैं। विश्व के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर ट्रेड किया जा रहा है एवं मानव प्रजाति जिसकी की जनसंख्या 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 1 अरब थी, वह अब लगभग 7 अरब तक पहुंच गई हैं एवं फिर भी इतने अधिक लोगों के होने के बाद भी हम देखते हैं कि यदि पूरे विश्व के एवरेज को देखा जाए तो कम लोग भूखमरी से या अकाल से मर रहे हैं। मेरा ऐसा तो नहीं कहना है कि भूखमरी या अकाल की स्थितियां कहीं भी नहीं है, परंतु जिस तरह से ये स्थितियां किसी देश या किसी प्रदेश की हानि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में करती थी, जबकि लाखों लोगों को अकाल या बीमारियां पड़ने पर उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसी स्थिति आज के दिन नहीं है। मानव प्रजाति की टेक्नोलॉजी ने बहुत अधिक प्रगति की है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत समय से ये बात की जाती है कि बहुत जल्दी ही शायद 50 साल में या 100 साल में जितने भी खनिज तेल या कोयला है वो सब का इस्तेमाल मानव जो लाखों करोड़ों साल में नेचुरल प्रोसेस से बना था उसको ख़त्म कर देंगे एवं उसके बाद सारी का सारा आर्थिक क्रियाओं का जो इंजन है वह रुक जाएगा एवं मानव को पुनः मध्ययुगीन स्थिति के अंदर जाना पड़ेगा। परंतु हम आज देख रहे हैं
कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सतत ऊर्जा के उत्पादन की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाया जा रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, यानी ये ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन हैं जिनके उपयोग के द्वारा पेट्रोल या डीजल के ऊपर मानव की जो निर्भरता है उसको यूरोप के कई देशों ने तो 50% कर दिया है, कुछ देशों ने 70% अपनी इनके ऊपर निर्भरता को ख़त्म कर दिया है, या उनके टारगेट्स हैं कि आने वाले 20 सालों में इन निर्भरता को कम किया जाए। एवं हम देखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन की एक नई क्रांति जो है वह प्रारंभ हो चुकी है। सोलर एनर्जी के, विंड एनर्जी के और के दोहन के द्वारा। एवं ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है इसको जल्द ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो अपनाने को जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले 10 सालों में अधिकांश पैसेंजर कार्स जो हैं या आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो डीजल और पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यह एक उदाहरण है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वह मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंधों या संसाधनों की लिमिट्स के बीच में इंटरवीन करता है एवं नए संसाधनों का निर्माण कर दिया जाता है प्रकृति के नियमों को समझकर। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज के जो लेक्चर्स हैं इससे रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके लिए जो आपका क्लास का ग्रुप है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। आपके यदि सवाल हैं, आपका जो फीडबैक है वे आप निरंतर भेजते रहिए अपने कमेंट्स के द्वारा। वो मुझे मेरे आगे के जो लेक्चर्स हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता देगा। आप सभी का इस क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में शीघ्र ही फिर मिलेंगे।